हेलो एंड अ वेरी कॉर्डियल वेलकम टू आवर चैनल इंडियन स्टडी हब। आज के चैप्टर में हम कंडीशनल्स पढ़ेंगे। पिछला जो हमने चैप्टर टेंस पढ़ा था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। 5 क्लासेस उसमें मैंने लिए थे और अगर उसमें आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आज के सबसे पहले कंडीशनल चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग लास्ट क्लास की वोकैब देख लेते हैं जो हमने लास्ट क्लास में करी थी। तो विदाउट एनी डिले लेट्स मूव फॉरवर्ड। So this is the previous class vocab. So the first word is descry. Descry is a verb, and its meaning is to suddenly see somebody and something. For example, after several years, scientists were able to descry the cause of disease. किसी चीज़ को एकदम से देख लेना, कुछ मिल जाना, कुछ किसी को या कोई चीज़ मिल जाना, उसको बोलते हैं descry. डेलीरियम डेलीरियम एक नाउन है जो कि वायलेंट एक्साइटमेंट को रेफर करता है। फॉर एग्जांपल, दे फॉट इन डेलीरियम, एक वायलेंट एक्साइटमेंट उन्होंने लड़ाई करी, बहुत ही उत्तेजना के साथ कोई चीज़ करना, वायलेंट तरीके से एक्साइटेड होना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिक्रैपिट। डिक्रैपिट इज एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव होता है ये, और जिसका मीनिंग है वॉर्न आउट ऑफ एज। वॉर्न आउट ऑफ एज यानी कि एज से निकल जाना या फिर ओल्ड फैशन हो जाना इन द सेंस। फॉर एग्जांपल, अ रेदर डिक्रैपिट ओल्ड मैन, एक रेदर एक डिक्रैपिट ऑन जो कि बूढ़ा हो चुका है, वॉर्न आउट एज जिसके निकली जा रही है, निकल चुकी है। फिर नेक्स्ट वर्ड है हमारा डायबॉलिकल। डायबॉलिकल एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है डेविलिश। और फॉर एग्जांपल, ए सिंगर विद अ डायबॉलिकल वॉइस। डायबॉलिकल एक डेविलिश वॉइस के साथ, एक सिंगर जिसकी डेविलिश वॉइस है, डायबॉलिकल बोलेंगे उसको। फिर द फिफ्थ वर्ड इज डेरेलिक्ट। डेरेलिक्ट इज एन एडजेक्टिव जिसका मतलब होता है अबैंडन, या इसके दो मतलब होते हैं, या तो किसी को छोड़ देना अबैंडन, या फिर अपनी ड्यूटी के अकॉर्डिंग, ड्यूटी के रेफर करता है, जो ड्यूटी में नेग्लिजेंस दिखाए, जो नेग्लेक्ट करे, अपनी ड्यूटी से जो बचता है, उसको भी बोलते हैं डेरिलिक्ट। फॉर एग्जांपल, ही वाज डेरिलिक्ट इन हिज ड्यूटी टू हिज कंट्री। अपनी ड्यूटी, अपने देश के लिए जो उसकी ड्यूटी थी उसमें वो डेरिलिक्ट था। डेरिलिक्ट क्या मतलब? नेग्लिजेंट था, कामचोर बोल सकते हैं, मतलब हिंदी में अगर हम बोलें तो ये हो गई हमारे प्रीवियस ईयर वोकैब। आज हम कंडीशनल चैप्टर्स पढ़ रहे हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें मैं आपको कुछ सेंटेंसेस से सबसे पहले कुछ समझाऊंगा। तो प्लीज़ आप सबसे पहले इन 4 सेंटेंसेस को हम देखते हैं। इन 4 सेंटेंसेस को काफ़ी डिटेल में मैं समझाऊंगा, तो प्लीज़ बहुत ध्यान से सुनना, और इन्हीं से हमको समझ में आ जाएगा पूरा चैप्टर किस बेसिस पे है और क्या है, सिर्फ इन 4 सेंटेंसेस ही। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। मैं इसका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। कंडीशनल्स क्या होते हैं? कंडीशनल्स हमारे वो वर्ड्स होते हैं जो कि इमेजिनरी होते हैं इन द सेंस। ये 4 सेंटेंसेस मैंने उन्हीं के एग्जांपल लिखे हैं, और इसमें 3 टाइप के सेंटेंसेस होते हैं कंडीशनल्स के अंदर। एक होता है ओपन सेंटेंस, एक होता है सेमी क्लोज, और तीसरा होता है क्लोज सेंटेंसेस कंडीशनल्स के अंदर। तो कंडीशनल्स वही होते हैं हमारे सबॉर्डिनेट क्लॉज और मेन क्लॉज जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, उसी के बेसिस पे हैं, उसी के कंसेप्ट में। तो हमारे लिए समझना बहुत ईजी होगा क्योंकि हमने लास्ट क्लास में समझ लिया था। तो अभी सब कुछ लिंक्ड करेगा, आप देखना, जो हमने लास्ट 10th चैप्टर में पढ़ा था सब कुछ यहाँ पे इस चैप्टर में लिंक करेगा और आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि जब भी हम कंडीशनल्स पढ़ते हैं तो कंडीशनल्स के अंदर जो कंजक्शन हम यूज़ करते हैं, जैसे सबॉर्डिनेट क्लॉज में मैंने बताया था, एक होती है मेन क्लॉज। जैसे फर्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, इफ़ यू गेट लेट यू विल मिस द बस। तो इफ़ यू गेट लेट ये हमारा सबॉर्डिनेट क्लॉज है। क्यों? क्योंकि इसमें कंजक्शन इफ़ आया है। और यू विल मिस द बस ये हमारा मेन क्लॉज है। तो इसमें सबसे पहले जो हम कैसे पहचानते हैं कंडीशनल्स को, कि उनके कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर कंजक्शंस यूज जो मेनली होते हैं वो इफ़ और अनलेस होते हैं। या तो इफ़ यूज होगा जैसे यहाँ पे होगा, या फिर अनलेस के थ्रू भी हम सेंटेंस लिख सकते हैं। अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो सेंटेंस है वो एक ओपन प्रोबेबल सिचुएशन का है। अब ये सेंटेंस देखते हैं और इसको समझते हैं। इफ़ यू गेट लेट यू विल मिस द बस। सबसे पहले जो हमारी सबॉर्डिनेट क्लॉज है, यानी कि ये वाली इफ़ यू गेट लेट, इसके अंदर टेंस कौन सा यूज हो रहा है? इसके अंदर टेंस यूज हो रहा है प्रेजेंट टेंस। गेट से मुझे समझ में आ गया। और जो हमारी मेन क्लॉज है यू विल मिस द बस, इसके अंदर कौन सा टेंस यूज हो रहा है? हमारा फ्यूचर टेंस यूज हो रहा है, यू विल मिस द बस। तो ये लास्ट क्लास में भी पढ़ा था हमने कि अगर हमारी मेन क्लॉज फ्यूचर टेंस में है तो हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज किस में होगी? प्रेजेंट टेंस में ही होगी। तो सेंटेंस तो एकदम ठीक है, लेकिन ये कहना क्या चाहता है ये हम समझ लेते हैं। इसका सेंटेंस का मीनिंग क्या है और कौन से टेंस की बात कर रहा है। सबसे पहले देखते थे, जैसे प्रेजेंट की बात कर रहा है, और इसमें मैंने ये भी बताया था जो सबॉर्डिनेट कंजक्शंस होते हैं, सबॉर्डिनेट क्लॉज जो होती है वो डिपेंडेंट क्लॉज होती है मेन क्लॉज पे। यानी कि अगर मैं मेन क्लॉज हटा दूं तो इफ़ यू गेट लेट इस का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अगर मैं यू विल मिस द बस को हटा दूं, काट दूं,
और सेंटेंस को सिर्फ इतना बोलूँ इफ़ यू गेट लेट, तो और इसको यहीं पे फुल स्टॉप लगा दूँ, तो ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो पाएगा, इसकी कोई सेंस नहीं बन पाएगी। क्यों? क्योंकि सेंटेंस किसको डिस्क्राइब कर रहा है? इसको, मेन क्लॉज यू विल मिस द बस, इसी का रीजन बता रहा है, किसी की कंडीशन बता रहा है, इसीलिए इसको सबऑर्डिनेट क्लॉज हम बोलते हैं। ये लास्ट क्लास में मैंने टेंस के चैप्टर में काफ़ी अच्छे से आपको समझाया था। फर्दर हम आगे बढ़ते हैं। अभी इसकी सेंस ये बन रही है कि इफ़ यू गेट लेट, अगर तुम लेट हुए प्रेजेंट में, इफ़ यू गेट लेट यू विल मिस द बस, ये प्रेजेंट की सिचुएशन है कि अगर तुम लेट हुए तो फ्यूचर में तुम अपनी जो बस है वो मिस कर दोगे। तो ये एक ओपन प्रोबेबल कंडीशन है, मतलब कि अगर अभी चांसेस हैं, अभी एक वो ऐसी स्टेट में है जो हमारा सब्जेक्ट है यू, वो एक ऐसी स्टेट में कि वो रेडी हो रहा है, फॉर एग्जांपल अपने घर पे रेडी हो रहा है, और उसको उसका कोई पेरेंट या कोई इसका साथी बोल रहा है इफ़ यू गेट लेट, अगर तुम तैयार होने में कैसे भी लेट हुए तो तुम अपनी बस मिस कर दोगे जो उसको पकड़नी होगी। तो ये एक प्रोबेबल है कि हो सकता है ऐसा, ये एक पॉसिबल सिचुएशन है। तो जब भी ऐसी पॉसिबल और प्रोबेबल सिचुएशंस होती है उनको हम बोलते हैं ओपन सेंटेंसेस, ओपन कंडीशनल सेंटेंसेस। ठीक है, क्योंकि इसमें चांसेस हैं कि ऐसा काम हो सकता है, वो लेट हो सकता है, वो अपनी बस मिस कर सकता है। ठीक है, अभी अगले सेंटेंस पे आते हैं। अगला जो हमारा सेंटेंस है ये हमारा सेमी क्लोज्ड का एग्जांपल है, सेमी क्लोज्ड कंडीशन का। इसमें समझते हैं इसमें क्या है, इफ़ यू गॉट लेट यू वुड मिस द बस। इफ़ यू गॉट लेट ये हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी, इफ से ही मैं मुझे पता चल गया कि ये सबऑर्डिनेट है। यू वुड मिस द बस ये हमारी मेन क्लॉज है। अभी ये जो कंडीशन है ये देख लेते हैं। इफ़ यू गॉट लेट, यहाँ पे गेट की जगह, जैसे लास्ट क्वेश्चन में गेट हुआ था, यहाँ पे गॉट यूज हो रहा है, यानी कि पास्ट टेंस, वर्ब की सेकंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट यूज हो रहा है। और यू वुड मिस द बस, यहाँ पे वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिस यूज हो रहा है। तो इस सेंटेंस की सेंस क्या बन रही है ये समझते हैं। अगर मैंने बताया था आपको लास्ट क्लास में, टेंस में पढ़ाया था हमने कि अगर किसी क्लॉज को मैं पास्ट टेंस में लिखूँ, सबऑर्डिनेट क्लॉज को खासकर, तो वो पास्ट सब्जेक्टिव मूड होता है। अगर मैंने इसको यहाँ पे गॉट लिखा है वर्ब की सेकंड फॉर्म इफ क्लॉज के साथ, तो मुझे समझ में आ गया है कि ये टेंस नहीं, ये मूड है। मूड क्या होता है? पास्ट सब्जेक्टिव मूड जो हमने बताया था। जैसे कि अगर मैं किसी को बोलूँ कि मेरा मेरा एक फ्रेंड मंकी है, तो ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा ये गलत सेंस है, मतलब कि ऐसा हो नहीं सकता कि मेरा कोई फ्रेंड मंकी है, मतलब कोई आदमी मंकी है। तो मैं अगर बोलूँ ही इज़, आई विश ही वर अ मंकी, तो मैंने इसमें वर का यूज़ किया है। तो वर क्या मतलब मैंने बताया था, वो एक टेंस नहीं है, वो पास्ट सब्जेक्टिव मूड है। ये सब कुछ मैं पास्ट लास्ट क्लास में टेंस के चैप्टर में डिस्कस कर चुका हूँ। तो अगर मैं गॉट लिख रहा हूँ तो यहाँ से मुझे समझ में आ गया कि ये एक पास्ट सब्जेक्टिव मूड का एग्जाम्पल है। और मूड, पास्ट सब्जेक्टिव मूड क्या होते हैं? वो एक इमेजिनेशन होते हैं, वो एक इम्प्रॉबेबल सिचुएशन होती है, वो एक रियलिटी नहीं होती, वो एक इमेजिनेशन होती है। तो इसकी सेंस क्या बोल रही है? अगर मैं बोल रहा हूँ इफ़ यू गॉट लेट यू वुड मिस द बस, यानी कि बात प्रेजेंट की हो रही है, यानी कि जो बंदा है वो बस में बैठ चुका है, उसने बस पकड़ ली है, लेकिन बस में बैठने के बाद भी बोल रहे हैं प्रेजेंट सिचुएशन में ही उसको बोला जा रहा है कि अगर तुम लेट होते तो तुम अपनी बस मिस कर सकते थे, लेकिन उसने बस मिस करी नहीं है, वो बैठ चुका है, वो अपनी बस में पकड़ चुका है। हमारा जो पहला ओपन था उसमें उसने अपनी काम शुरू नहीं किया था, बस पकड़ी नहीं थी, वो मे बी अपने घर पे रेडी हो रहा था, तब ये सेंटेंस का फॉर्मेशन हुआ। लेकिन सेकंड जो हमारा सेमी क्लॉज है, इसमें वो बस पकड़ चुका है, काम हो चुका है ऑलरेडी। रिलेट प्रेजेंट से ही किया जा रहा है कि इफ़ यू गॉट लेट यू वुड मिस द बस। तो इसका ये हो गया इसका सेंस। और एक और चीज़, जैसे हम सेंटेंस को कैसे देखते हैं, हम सेंटेंस को दो तरीके से देखते हैं और समझते हैं। सबसे पहले एक तो उसका स्ट्रक्चर हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर क्या यूज़ हो रहा है, स्ट्रक्चर यानी कि कौन सा टेंस यूज़ हो रहा है उसमें, कौन सा वर्ब वगैरह के साथ हमने टेंस यूज़ किया उसके बाद। और दूसरा हम उसका मीनिंग देखते हैं कि मीनिंग, उसकी सेंस, मीनिंग से बेटर वर्ड अगर मैं यूज़ करूँ तो मैं सेंस बोलता हूँ और सेंस ही सजेस्ट करता हूँ कि उस सेंटेंस की सेंस क्या बन रही है, वो सेंस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा एग्जांपल हो गया ओपन कंडीशनल, सेकंड हमने सेमी क्लोज पढ़ लिया, और थर्ड जो हमारा एग्जांपल है वो क्लोज्ड सेंटेंस का है, क्लोज्ड कंडीशनल का। अब इसको भी समझते हैं। इफ़ यू हैड गॉट लेट ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज, यू वुड हैव मिस द बस ये हमारा मेन क्लॉज। तो इसमें टेंस यूज हो रहा है पास्ट परफेक्ट, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट यूज हो रहा है। और मेन क्लॉज में कौन सा हो रहा है? वुड प्लस हैव प्लस मिस्ड, यानी कि वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वुड हैव मिस्ड। ठीक है, तो इसमें मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि इसमें जो टेंस यूज हो रहा है पास्ट परफेक्ट, तो पास्ट परफेक्ट अगर यूज हो रहा है तो यानी कि ये पास्ट की कोई बात है जो कि काम हो चुका है। और पास्ट परफेक्ट कब हम यूज करते हैं? जब कोई कंप्लीशन शो करना हो।
परफेक्ट स्टेट सारी तब होती हैं जो एक परफेक्शन शो करती हैं किसी भी एक्शन को लेकर, यानी कि जो काम हो चुका ऑलरेडी, पास्ट में खत्म हो चुका है, उसका प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं है। तो अगर मैं बोल रहा हूँ इफ़ यू हैड गॉट लेट, यानी कि ये पास्ट की कोई बात है, वो काम खत्म हो चुका है और अभी हम उस काम के खत्म होने के बाद ये बात प्रेजेंट में बोल रहे हैं। प्रेजेंट से इसका कोई रिलेशन नहीं, बस ये सेंटेंस बोला चाह रहा है, लेकिन जो एक काम है ये खत्म हो चुका है कि अगर तुम लेट होते, वो ना तो वो लेट हुआ इसमें, ना ही उसने बस मिस करी। तो इसमें दोनों जो काम लेट होने के थे और बस पकड़ने के थे, वो दोनों जो काम थे वो ऑलरेडी पास्ट में हो चुके थे। ठीक है, तो एक कंप्लीट स्टेट में था। तो जब भी मैं अगर एक पास्ट स्टेट में, पास्ट परफेक्ट स्टेट में इसको लिखता हूँ किसी सेंटेंस को, इफ़ यू हैड गॉट लेट, तो मेरा जो मेन क्लॉज है वो इसी स्ट्रक्चर के साथ आता है, वुड हैव मिस्ड। वो क्यों आता है? क्योंकि मैं पास्ट की सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, परफेक्ट स्टेट का होता है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? अगर मेरा पास्ट परफेक्ट यूज हो रहा है यहाँ पे सबऑर्डिनेट में, तो मेन क्लॉज में यूज करूंगा वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, और यहाँ पे हम इन दोनों सेंटेंस में जो कि हमने वुड यूज़ किया है, और फर्स्ट ओपन सेंटेंस में हमने विल का यूज़ किया है, सेकंड और थर्ड में हमने वुड का यूज़ किया है। वुड का क्यों यूज़ किया है? क्योंकि विल, वुड जो होता है विल की पास्ट टेंस होता है। अगर हम पास्ट में अगर फ्यूचर की कोई रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे, पास्ट में हमने फ्यूचर का कोई एक्सपेक्टेशन रखा होता है, तो प्रेजेंट में जब हम बोलेंगे तो उसको वुड से रिप्रेजेंट करेंगे। यानी कि जो पास्ट का फ्यूचर होगा वो प्रेजेंट, या तो प्रेजेंट सिचुएशन का हो सकता है, प्रेजेंट से रिलेट करके बोल सकते हैं। अगर मैं बोलूँ फॉर एग्जांपल, मेरे को 5 बजे किसी ने बोला, सपोज अभी 7 बज रहे, और किसी ने 5 बजे मुझे बोला होगा कि अपना काम 7 बजे तक करना, तो अभी मेरे 7 बज चुके हैं। तो या तो मैं बोल सकता हूँ कि जो पास्ट का काम था वो प्रेजेंट में हो सकता है उसका रिजल्ट, या फिर पास्ट का जो काम है किसी ने मुझे बोला होगा 3 बजे, और काम बोला होगा कि 5 बजे तक ख़त्म करना, और अभी मैं सेंटेंस बोल रहा हूँ 7 बजे। तो यानी कि जो दोनों काम थे, देने का जो मुझे काम 3 बजे दिया गया था और काम कंप्लीशन का था वो 5 बजे का था, वो दोनों ही काम मेरे पास्ट में हो चुके हैं। तो वो कंप्लीशन शो करने के लिए इन दोनों में यही डिफरेंस है। और कंप्लीशन शो करने के लिए क्लोज सेंटेंसेस, और प्रेजेंट से रिलेट करके पास्ट का सेंटेंस वो सेमी क्लोज सेंटेंस। इन दोनों सेंटेंसेस में और डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ कि सेमी क्लोज और क्लोज में क्या डिफरेंस होता है। सेमी क्लोज एक तरह का सेंटेंस है जो कि प्रेजेंट सिचुएशन का है। यू वुड मिस द बस, तुम बस मिस कर सकते थे। फॉर एग्जाम्पल ये सेंटेंस तब का होगा मे बी जब वो बस में बैठे होंगे, बस में बैठे होंगे और उन्होंने बस मिस नहीं करी, लेकिन बात प्रेजेंट की हो रही है। लेकिन जो थर्ड हमारा क्लोज सेंटेंसेस है, वो काम खत्म हो चुका है ऑलरेडी, बस में बैठने का भी और आगे बढ़ चुके हैं, दोनों काम हमारे खत्म हो चुके हैं। और ये जो काम हमारा, ये कौन से सिचुएशन का है? पास्ट सिचुएशन का है। तो फर्स्ट ओपन और सेमी क्लोज हमारे प्रेजेंट सिचुएशन के होते हैं, और क्लोज जो हमारा सेंटेंस है वो एक पास्ट सिचुएशन का सेंटेंस होता है। ठीक है, अभी एक और फोर्थ एग्जांपल देखते हैं। फोर्थ जो एग्जांपल है वो मेरा है ओपन, जो कंडीशनल सेंटेंस है उसी का एक सब पार्ट है। ये तीनों पार्ट सिर्फ तीन ही होते हैं कंडीशनल के। ये जो चौथा सेंटेंस मैं आपको बता रहा हूँ ये ओपन सेंटेंस का एक सब पार्ट है, ये आप समझ लेते हैं। अगर मैं इसमें लिख रहा हूँ इफ़ यू हीट आइस इट टर्न्स इनटू वाटर, तो अगर इसमें मैंने लिखा है टेंस इफ़ यू हीट आइस, यानी कि सबऑर्डिनेट क्लॉज में अगर मैं फर्स्ट प्रेजेंट सिचुएशन लिख रहा हूँ, तो जैसे हमने यहाँ पढ़ा था प्रेजेंट के साथ हम हमेशा मेन क्लॉज में तो फ्यूचर टेंस का यूज़ करते हैं विल मिस, लेकिन यहाँ पे मैंने प्रेजेंट का यूज़ किया। वो इसीलिए क्या है क्योंकि ये एक फैक्ट है। इफ़ यू हीट आइस इट टर्न्स इनटू वाटर, दिस इज़ अ फैक्ट। ये कोई प्रोबेबल सिचुएशन नहीं है कि ऐसा होगा या नहीं होगा। अगर हम आइस को कभी भी हीट करेंगे तो हमेशा पानी में टर्न होगी ही होगी। सो इट इज़ अ फैक्ट। इसको इसलिए फ्यूचर में नहीं लिखा जाता। कोई भी प्रोवर्ब होगी या फिर कोई फैक्ट हो गया उसको हम प्रेजेंट सिचुएशन में लिखते हैं। ठीक है, ये चीज़ में मैं आपको टेंस में बता चुका ऑलरेडी। तो अभी ये देख लेते हैं, जैसे मैंने लिखा हुआ कंजक्शंस यूज फॉर कंडीशनल्स। कंडीशनल्स के लिए जो कंजक्शंस यूज होते हैं वो इफ़ और अनलेस होते हैं। इन्हीं से हमें समझ में आता है कि कंडीशनल का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो आई होप ये वाला समझ में आ गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और पूरे चैप्टर का बेस कंडीशनल का यही है कि तीन टाइप के सेंटेंसेस होते हैं, ओपन सेंटेंस, सेमी क्लोज्ड और क्लोज्ड। ये मैंने आपको तीनों समझा दिया अच्छे से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड प्लीज वेट। अभी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं इनको समझने के लिए और अच्छे से, ताकि आपकी क्लैरिटी बहुत क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहला जो हमारा फर्स्ट एग्जांपल है वो है इफ़ आई हैड मोर मनी आई वुड हैव बॉट इट। तो इसका मैं आपको एक एक चीज़ काफ़ी एक्सप्लेनेशन और डिटेल में बताऊंगा कि कैसे माइंड में हमारा सेंटेंस को देखते ही हमारे माइंड में प्रोसेस चलना चाहिए, कैसे हमको उसको पढ़ना चाहिए
और क्या हमारे माइंड का प्रोसेस होना चाहिए उसको पढ़ करके, ठीक है। तो अगर मैं, जैसे मैंने फर्स्ट सेंटेंस एग्जाम में पढ़ा कि इफ़ आई हैड मोर मनी आई वुड हैव बॉट इट, तो सबसे पहले देखूंगा इफ़ कंजक्शन यूज हुआ है, मेरे को समझ में आ गया कंडीशनल का एग्जाम्पल है, और ये मेरी सबॉर्डिनेट क्लॉज है इफ़ आई हैड मोर मनी, और आई वुड हैव बॉट इट ये मेरी मेन क्लॉज है। अब मैं देखूंगा टेंस कौन सा यूज हो रहा है, इफ़ आई हैड मोर मनी, हैड यहाँ पे मेरी मेन वर्ब है जो कि पास्ट में यूज हुई है। तो अगर पास्ट में यूज हुए थे तो मैं समझ जाऊंगा कि ये सेमी क्लोज्ड का एग्जाम्पल है, और अगर ये सेमी क्लोज्ड का एग्जाम्पल है और यहाँ पे टेंस कौन सा यूज हुआ है मेन क्लॉज में, आई वुड हैव बॉट इट, तो आई वुड हैव बॉट इट इसमें कौन सा टेंस यूज हो रहा है, आई वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और ये सब्जेक्ट इट, जो कि एक गलत स्ट्रक्चर है क्योंकि मैंने आपको सेमी क्लॉज का स्ट्रक्चर क्या बताया था, इफ़ यू गॉट लेट यू वुड मिस द बस, यानी कि अगर मैं वर्ब की सेकेंड फॉर्म इसमें यूज कर रहा हूँ सेमी क्लोज में, तो मेरा मेन क्लॉज का स्ट्रक्चर क्या होगा, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट से रिलेट करके बोल रहे थे इसीलिए फर्स्ट फॉर्म लिखा जाता है, क्योंकि ये प्रेजेंट की सिचुएशन होती है, मैं बता चुका हूँ। तो अगर ये भी प्रेजेंट से रिलेट करके प्रेजेंट की सिचुएशन बोल रहे हैं तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, इफ़ आई हैड मोर मनी आई वुड बाई इट, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हैव और ये कट जाएगा, ठीक है, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बाय, बॉट की फर्स्ट फॉर्म बाय। अगला एग्जांपल देखते हैं, दे माइट हैव वॉन द मैच इफ दे प्ले बेटर येस्टरडे। अब यहाँ पे मैंने इसको सबॉर्डिनेट क्लॉज बाद में लिख दी है ही कंडीशनल का ही एग्जांपल, लेकिन सबॉर्डिनेट क्लॉज बाद में लिख दिया कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सबसे पहले मैं देखूंगा ये इफ से मुझे समझ में आ गया कि सबॉर्डिनेट क्लॉज है और टेंस कौन सा यूज हो रहा है इसमें, इफ दे प्ले बेटर येस्टरडे, इफ दे प्ले, अब प्ले मेरी कौन सी है, प्रेजेंट की सिचुएशन है, और लेकिन बात येस्टरडे, मैं बात कल की कर रहा हूँ, और मेन क्लॉज में कौन सा टेंस यूज हो रहा है, दे माइट हैव वॉन द मैच, माइट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो मैं इसमें लिख दूंगा सबऑर्डिनेट क्लॉज में आंसर लिखूंगा, इफ दे हैड प्लेड बेटर येस्टरडे, दे माइट हैव वॉन द मैच इफ दे हैड प्लेड बेटर येस्टरडे। ऐसा मैंने क्यों लिखा, मैंने सबऑर्डिनेट क्लॉज में क्यों चेंज किया ना कि मेन क्लॉज में, वो इसीलिए किया क्योंकि मैंने येस्टरडे यहाँ पे देख लिया, येस्टरडे देख लिया तो इसका मतलब यह था कि येस्टरडे वो काम कंप्लीट हो चुका है, यानी कि मैच भी खेल चुके होंगे अगर येस्टरडे, और रिजल्ट भी कल ही आ चुका होगा मैच खेलने के बाद, और ये बता भी रहा दे माइट हैव वॉन, ये पास क्लोज सेंटेंस एक तरह से क्लोज सेंटेंस है, मैंने मेन क्लॉज से मुझे स्ट्रक्चर तो पता ही चल गया, तो मुझे क्लोज सेंटेंस है तो इसका फॉर्मेशन भी मैं चेंज कर दूंगा, स्ट्रक्चर मैंने क्लोज सेंटेंस का क्या बताया था देख लेते हैं फिर से ही, इफ़ यू हैड गॉट लेट यू वुड हैव मिस द बस, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये पास्ट परफेक्ट यहाँ पे यूज हो रहा है सबॉर्डिनेट क्लॉज में, और मेन क्लॉज में वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये मेरा स्ट्रक्चर हो जाएगा। यहाँ पे क्या यूज हो रहा था, वुड की जगह माइट यूज हुआ है, तो ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वुड हो गया माइट हो गया। जैसे मैं एक और चीज़ आपको बता देता हूँ, जैसे हम यहाँ पे जैसे इफ़ यू गेट लेट यू विल मिस द बस, विल की जगह हम प्रेजेंट में मे भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई गलती नहीं, लेकिन जैसे मोस्टली हम कॉमनली विल वुड इन सब का यूज़ करते हैं, लेकिन जो इनका एक और वो होता है, जैसे शैल का भी यूज़ सकता है, शैल भी यूज़ कर सकते हैं, मे भी यूज़ कर सकते हैं, कैन भी यूज़ कर सकते हैं इसमें, कि इफ़ यू गेट लेट यू कैन मिस द बस, इफ़ यू गेट लेट यू मे मिस द बस, इफ़ यू गेट लेट यू विल मिस द बस, तो ये तीनों ही सही है, कोई इसमें गलती नहीं है। विल का एक सब्स्टिट्यूट है, ये हम सबको ही पता है। वुड की जगह हम यूज़ कर सकते हैं माइट का, जैसे मे की पास्ट फॉर्म क्या होती है माइट, इसीलिए वुड, विल की क्या होती है वुड, तो इसी वजह से मे की जगह मैं यहाँ पे माइट लिखता हूँ, माइट मिस द बस, माइट हैव मिस द बस, ठीक है। तो दे माइट हैव वॉन द मैच इफ दे हैड प्लेड बेटर येस्टरडे, ठीक है। अगला सेंटेंस देखते हैं फटाफट, इफ आई हैव मोर टाइम आई वुड विजिट देम, तो यहाँ पे सेंटेंस क्या देखते हैं, इफ ये मेरी कंडीशन सबऑर्डिनेट क्लॉज है, इफ आई हैव मोर टाइम आई वुड विजिट देम, ये मेरी आई वुड विजिट देम मेरी मेन क्लॉज हो गई। टेंस कौन सा यूज हो रहा है, प्रेजेंट टेंस यूज हो रहा है, प्रेजेंट टेंस यूज हो रहा है तो यहाँ पे फ्यूचर आना चाहिए, इफ आई हैव मोर टाइम आई विल विजिट देम, सिंपल, ठीक है। तो ये आपको जैसे जैसे आपको कंटिन्यूएशन में आपको रेगुलरिटी होगी थोड़ी सी, आप पढ़ोगे तो आपको देखते ही आंसर पता चल जाएगा, ठीक है, और आपकी स्पीड विद इन सेकेंड्स हो जाएगी, आप विद इन सेकेंड्स क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, एग्जाम में आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। चलो गाइस, तो अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला हमारा इफ़ आई हैड विंग्स आई वुड विजिट देम। सबसे पहले मैं करेक्शन कर लेता हूँ यहाँ पे, एक्चुअली हैड नहीं, यहाँ पे हैव था एग्जांपल में जो मैंने लिखा था, इफ़ आई हैव विंग्स आई वुड विजिट देम। तो यहाँ पे मेरा सबऑर्डिनेट क्लॉज में मेरा प्रेजेंट टेंस यूजर है, और मेन क्लॉज में वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हो रही है। तो अगर मैं देखूँ फर्स्ट फॉर्म के साथ तो मेरी वो आनी चाहिए
फ्यूचर टेंस आनी चाहिए। अगर मेरी प्रेजेंट टेंस यूज़ हो रहा है सबॉर्डिनेट में तो मैंने बताया था मेन क्लॉज में फ्यूचर आनी चाहिए, आई विल विजिट देम आना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं आ सकता, ये सेंटेंस गलत है। क्योंकि क्यों गलत है ये समझते हैं। क्योंकि मैंने क्या बताया था, ये एक इम्प्रोबेबल सिचुएशन है, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये एक इमेजिनरी सिचुएशन है कि इफ़ आई हैव विंग्स, विंग्स क्या मेरे पास कभी हो सकते हैं? कभी नहीं। तो एक इमेजिनेशन है कि अगर मेरे पास विंग्स होते हैं। तो मैंने क्या बताया था, जब भी कोई इमेजिनेशन वाली चीज़ होती है, हम इमेजिन करते हैं अनरियल चीज़ को, तो उसको हम पास्ट सब्जेक्टिव मूड में लिखते हैं। और उसको कैसे लिखते हैं हम? पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ लिखते हैं पास्ट की। तो ये हो जाएगा इफ़ आई हैड विंग्स आई वुड विजिट देम। तो हैड अगर पास्ट के है तो विल के साथ क्या आना चाहिए मेरा? विल की पास्ट फॉर्म वुड हो जाएगी। तो ये सेंटेंस अब ठीक हो जाएगा, इफ़ आई हैड विंग्स आई वुड विजिट देम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हैड ही बीन अलर्ट दैट डे द एक्सीडेंट वुड बी अवॉइडेड। अब यहाँ पे देखते हैं, हैड ही बीन अलर्ट दैट डे। अब मैंने क्या बताया था कि हमारे सेंटेंसेस होते हैं कुछ जो होते हैं कंडीशनल्स होते हैं, उनको कंजक्शन कौन से कंजक्शन से यूज़ करते हैं? इफ़ और अनलेस से। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूँ ये सेंटेंस मैंने इसीलिए यहाँ पे लिखा है ताकि आप चीज़ों को समझो ना कि रटो। इसीलिए मैं बार बार फोकस करता हूँ चीज़ों को समझने के लिए। तो अगर मैं कोई सेंटेंस ऐसा आ गया, हैड ही बीन अलर्ट दैट डे, तो आप समझो कि ये तो कंडीशनल है ही नहीं। लेकिन ये कंडीशनल है क्यों? क्योंकि इसकी सेकंड जो सेंस बनती है सेंटेंस की, हैड ही बीन का मतलब है इफ़ ही हैड बीन। इसका मतलब क्या होता है? अगर इसको सेंटेंस को अगर और दूसरे तरीके से लिखा जाए तो हमको इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इफ़ ही हैड बीन, तो भी ये सेंटेंस वही सेंस देगा जो अभी ये सेंस दे रहा है। तो इसका मीनिंग यही हो रहा है कि हैड ही बीन अलर्ट दैट डे, यानी कि इमेजिनरी सिचुएशन ही इमेजिन कर रहे हैं। टेंस कौन सा यूज़ हो रहा है इसमें? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि पास्ट परफेक्ट यूज़ हो रही है। और ये कौन सा है? सबॉर्डिनेट कंजक्शन ये है, मेन क्लॉज ये है। तो अगर ये है तो यानी कि क्लोज सिचुएशन का एग्जांपल है। और अगर ये क्लोज सिचुएशन का एग्जांपल है तो वुड बी अवॉइडेड नहीं आएगा, वुड हैव बीन अवॉइडेड आएगा। ठीक है, वुड हैव बीन अवॉइडेड। हाँ, तो अभी ये तो इसका आ गया करेक्ट। सॉरी, एक सेकंड, स्पेलिंग ठीक करना होगा। हाँ, वुड हैव बीन अवॉइडेड। सबसे पहले समझ लेते हैं वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बताई थी, तो ये बीन एक्स्ट्रा कहाँ से आ गया ये समझते हैं। ये मैंने क्या बताया था, ये पैसिव वॉइस का एग्जांपल होता है, ये पैसिव सेंटेंस है, इसी वजह से आया। हमने पढ़ा था, मैंने बताया था ना, वॉइस के एग्जाम्पल्स होते हैं जब डूअर जो सब्जेक्ट होता है वो काम नहीं करता, जो हमारा सब्जेक्ट होता है। जैसे जो एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट यहाँ पे सब्जेक्ट है मेन क्लॉज में। तो एक्सीडेंट वुड हैव बीन अवॉइडेड। तो एक्सीडेंट अवॉइड कौन करेगा? क्या एक्सीडेंट खुद करेगा? नहीं, अवॉइड करने वाला कोई और होगा या कोई और सब्जेक्ट होगा, यह नहीं होगा। तो जब सब्जेक्ट हमारा डूअर नहीं होता तो उसको पैसिव वॉइस में लिखते हैं। तो इसी वजह से ऐसे सेंटेंसेस में बीन आ जाता है। वॉइस का आगे हम चैप्टर पढ़ेंगे, अगर आपको क्लियर नहीं हुआ तो मैं आगे भी एक चैप्टर जब आएगा जो क्लियर कर दूंगा। अभी के लिए समझ लो कि जब भी हमारा सब्जेक्ट डूअर ना हो तो हम उसको पैसिव वॉइस में लिखते हैं, बीन। ठीक है, बाकी स्ट्रक्चर हमारा ठीक हो गया। आगे बढ़ते हैं। द पेशेंट कुड हैव सेव्ड इफ़ दे हैड टेकन हिम हॉस्पिटल अ बिट अर्लियर। यहाँ पे समझते हैं, ये मेरी सबॉर्डिनेट क्लॉज है, इफ़ दे हैड टेकन हिम हॉस्पिटल बिट अर्लियर। मेन क्लॉज द पेशेंट कुड हैव सेव्ड। सबॉर्डिनेट क्लॉज में कौन सा टेंस यूज हो रहा है? हैड टेकन, यानी कि क्लोज सेंटेंस का एग्जाम्पल है। अगर ये क्लोज सेंटेंस का एग्जाम्पल है तो यहाँ पे मेन क्लॉज में कौन सा होना चाहिए? वुड हैव सेव्ड। और वुड की जगह कुड भी यूज हो सकता है, जो कि बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। द पेशेंट कुड हैव सेव्ड इफ दे हैड टेकन हिम हॉस्पिटल अ बिट अर्लियर। तो यहाँ पे मिस्टेक क्या है, आपको प्लीज़ पॉज करके क्या नाम है, आंसर इसका प्लीज़ गेस करना, क्योंकि काफ़ी अच्छा एग्जांपल है जो मैंने आपको ऊपर समझाया भी। तो इसमें स्ट्रक्चर में कोई गलती नहीं है, यहाँ पे सिर्फ पैसिव वॉइस की गलती है। यहाँ पे सिर्फ क्या आ जाएगा? कुड हैव बीन सेव्ड आ जाएगा, बाकी स्ट्रक्चर एकदम ठीक है। लेकिन यहाँ पे पैसिव सेंटेंस होना चाहिए। क्यों? जो पेशेंट है वो सेव नहीं करेगा, तो पेशेंट कुड हैव बीन सेव्ड। पेशेंट सेव नहीं करेगा, पेशेंट को सेव करने वाला सब्जेक्ट जो होगा कोई और होगा, डॉक्टर होगा, कोई भी होगा। तो इसीलिए हमने इसको पैसिव में लिख दिया। स्ट्रक्चर एकदम ठीक था, लेकिन अगर कोई सेंटेंस पैसिव में आता है तो उसको बीन में लगते हैं। तो उसको कैसे समझना है? सब्जेक्ट से। मैं बता ही चुका हूँ आपको पिछले एग्जाम्पल में भी, और ये एग्जाम्पल इसीलिए मैंने दोबारा लिखा है। आगे बढ़ते हैं। इफ सॉरी, यू कुड हैव वॉन द मैच इफ यू वर अलर्ट इनफ। ये हमारी सबॉर्डिनेट क्लॉज, इफ़ यू वर अलर्ट इनफ। और ये हमारी मेन क्लॉज। सबॉर्डिनेट क्लॉज में कौन सा टेंस यूज हो रहा है? इफ़ यू वर अलर्ट, यानी कि
इमेजनरी, सेमी क्लोज हो रहा है, इफ़ यू वर अलर्ट इनफ यू कुड हैव वॉन द मैच। तो इसमें मेरा कौन सा टेंस यूज़ होना चाहिए, वुड प्लस हैव, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होनी चाहिए। यहाँ पे कौन सी यूज़ हो रही है, कुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ हो रही है, जो कि क्लोज का है स्ट्रक्चर है, तो ये गलत हो जाएगा, यू कुड विन हो जाएगा। वुड की जगह तो मैं विन लिख सकता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ, मैं बताया था मैंने आपको। तो यू कुड विन द मैच इफ़ यू वर अलर्ट इनफ, ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इफ़ इट इज़ डार्क आई वुड नॉट गो देयर, ये मेरी मेन क्लॉज जो होगी आई वुड नॉट गेट देयर, और सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी मेरी इफ़ इट इज़ डार्क, तो ये प्रेजेंट सिचुएशन में, तो ये मेरी फ्यूचर में आ जाएगी, इफ़ इट इज़ डार्क आई विल नॉट गो देयर। ठीक है, अब इसी को अगर ऐसे लिखा जाए, इफ़ इट इज़ डार्क नाउ, अगर नाउ मैंने ऐड कर दिया तो क्या होगा, आई वुड नॉट गो देयर। तो अगर अभी की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो ये सेंटेंस क्या होगा, प्लीज़ इसको भी पॉज करके आप देखना कि ये इसका आंसर क्या होगा, प्लीज़ इसका आंसर पॉज करके ज़रूर सोचना। तो अगर मैं बोल रहा हूँ इफ़ इट इज़ डार्क नाउ आई वुड नॉट गो देयर, यानी कि नाउ यानी कि अभी बात हो रही है, प्रेजेंट सिचुएशन की बात है। अगर प्रेजेंट सिचुएशन की बात है तो ये सिचुएशन इस सेंटेंस प्रेजेंट उसमें नहीं हो सकती, क्योंकि अगर प्रेजेंट की है और वो सपोज कर रहा है, इफ़ का यूज़ कर रहा है, तो यानी कि डार्क तो इस टाइम बिल्कुल है ही नहीं। अगर डार्क नहीं है इस टाइम पे, लाइट है, तो इसको मैं पास्ट सब्जेक्टिव मूड में लिखूंगा, इफ़ इट वर डार्क नाउ। यानी कि अगर मैं बोल रहा हूँ इफ़ इट इज़ डार्क नाउ, नाउ का यूज़ कर रहा हूँ, तो यानी कि प्रेजेंट सिचुएशन की बात हो रही है। और अगर प्रेजेंट सिचुएशन में जो सब्जेक्ट होगा उसको तो पता ही होगा कि डार्क है या क्या है। और अगर नाउ की बात हो रही है और इफ़ का यूज़ कर रहा हूँ, तो इसका मतलब डार्क नहीं है, और डार्क नहीं तो इसी वजह से मैंने यहाँ लिख दिया, क्योंकि ये इमेजिनरी सिचुएशन होगी। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, इफ़ इट वर डार्क नाउ आई वुड नॉट गो देयर। ठीक है, ये इसका करेक्ट फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पे विल नहीं आएगा, यहाँ पे पास्ट के हिसाब से विल की जगह विल का पास्ट फॉर्म आ जाएगा वुड। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे वुड ठीक है। चलो गाइस अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल जो 10th है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारा, और ये प्लीज़ पॉज करके इसको भी आप आंसर इसका चेक करना कि आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। हम आगे बढ़ते हैं। सेंटेंस है कि आई वुडंट बी अलाइव इफ़ यू हैडंट सेव्ड मी। सबऑर्डिनेट क्लॉज है, इफ़ यू हैडंट सेव्ड मी। यहाँ पे कौन सा टेंस यूज हो रहा है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि परफेक्ट क्लोज्ड सेंटेंस है, क्लोज कंडीशन सेंटेंस है। और यहाँ पे वुडंट बी अलाइव लिखा हुआ है, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वुडंट बी अलाइव, अलाइव स्टेट है। ठीक है, तो इसमें क्या कहना चाह रहे हैं, सबसे पहले आपको गलत तो लगेगा ये एग्जाम्पल, लेकिन मैं बता दूं ये सेंटेंस बिल्कुल भी गलत नहीं है, एकदम ठीक है। ठीक क्यों है ये समझते हैं, यही हमारा असली मोटिव है इसको सेंटेंस को समझना कि ठीक क्यों है। इफ़ यू हैडंट सेव्ड मी, इसका सेंटेंस का मतलब है अगर मैं पास्ट परफेक्ट यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, तो यानी कि क्लोज सेंटेंस है, और क्लोज का सेंटेंस है यानी कि परफेक्ट स्टेट का, परफेक्ट स्टेट में लिखा है, यानी कि हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखा है, यानी कि जो काम है सेव करने का ये हो चुका है। इफ़ यू हैडेंट सेव्ड मी का मतलब है कि इसका मतलब उसने सेव कर लिया होगा, बट यू डिड, मतलब कि उसका अगर बचाने का काम था। यहाँ पे अगर मैं इफ़ लिख रहा हूँ, इफ़ यू हैडेंट सेव्ड मी, तो इसका सेंस क्या आ रहा है कि उस टाइम पे पास्ट में उसने उसको बचा लिया होगा। अगर उसने बचा लिया होगा तो इस सेंटेंस को मैं रिलेट कब कहाँ से कर रहा हूँ, अभी प्रेजेंट वाली सिचुएशन से कर रहा हूँ। मैंने क्या बताया था कि पास्ट वाली सिचुएशन को हम जो परफेक्ट स्टेट होता है, जैसे थर्ड वाला जो मैंने बताया था, देखो चार सेंटेंसेस, तीन टाइप्स बताए थे, तो ये जो क्लोज सेंटेंस था इसको हम रिलेट करते हैं पास्ट से, तो इसका जो रिजल्ट था वो पास्ट में ख़त्म हो जाता है। प्रेजेंट में कई बार नई सेंस बनती है मोस्टली, लेकिन कुछ सेंटेंस होते हैं जिसमें सेंस बनती है, जैसे कि ये एग्जाम्पल है, ये वाला मैंने बताया। जो सेव करने का काम था वो पास्ट में ख़त्म हो चुका है, कंप्लीट स्टेट में है, इसीलिए मैंने इसको हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखा है। इसको वर्ब की सेकंड फॉर्म में क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म में लिखता है तो इमेजिनरी हो जाता है, सब्जेक्टिव मूड, पास्ट सब्जेक्टिव मूड हो जाता है। परफेक्ट स्टेट में क्यों लिखा है, क्योंकि काम बचाने का हो चुका है और उसने एक्चुअल में उसकी जान बचाई, उसने उसको सेव किया। अगर इसी बात को मेन क्लॉज में प्रेजेंट से प्रेजेंट में बोल रहा हूँ, उसका रिजल्ट में आई वुडेंट बी अलाइव, यानी कि अभी वो जिंदा नहीं होता, तो ये चीज़ जो है ये प्रेजेंट से रिलेट करके बोल रहा है। तो अगर ये प्रेजेंट से रिलेट करके बोल रहा है, इसी वजह से ये बी अलाइव एकदम ठीक है, यहाँ पे कोई गलती नहीं है। आई वुडेंट बी अलाइव इफ़ यू हैडंट सेव्ड मी। ठीक है, तो ये सेंटेंस में कोई गलती नहीं है। अगर नहीं समझ में आया तो आप प्लीज़ रिपीट करके इसको दोबारा सुनो, आपको समझ में आएगा क्यों यहाँ पे मैंने वो कि क्लोज सेंटेंस का स्ट्रक्चर लिखा और यहाँ पे ये वाला स्ट्रक्चर क्यों ठीक है। ठीक है, हाँ तो बस अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पॉज करके प्लीज़ इसका आंसर चेक करना, 11th वाले का। हम आगे बढ़ते हैं। वी वुड बी डेवलप्ड कंट्री टुडे इफ़ वी गॉट फ्रीडम इन 1857।
तो सबसे पहले देखते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज में कौन सा टेंस यूज है, गॉट, यानी कि पास्ट सब्जेक्टिव मूड, पास्ट की बात हो रही है, और इमेजिनरी सिचुएशन की बात कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल सेमी क्लोज्ड है। और यहाँ पे कौन सा यूज हो रहा है, वी वुड बी डेवलप्ड कंट्री टुडे। सबसे पहले समझते हैं टेंस कौन सा यूज हो रहा है। डेवलप्ड क्या है यहाँ पे, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बी तो वर्ब बेस फॉर्म होती है हमारी। तो ये डेवलप्ड क्या है, क्या ये टेंस्ड है, नहीं टेंस नहीं है, डेवलप हमारा एडजेक्टिव है। वो कैसे पता चला मुझे, कंट्री को देख के। मैंने क्या बताया था, एडजेक्टिव्स को हम कैसे पहचानते हैं, किसी भी नाउन के साथ कोई वर्ड यूज हो रहा है तो उससे व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई आप सर्च कर सकते हो, उसको ढूंढ लो। जैसे कि मैंने किसको कैसे देखा, अगर मैं अपने आप से पूछूं कि व्हाट काइंड ऑफ कंट्री, तो वो बोलेंगे डेवलप्ड कंट्री। ये कंट्री का एक डिस्क्रिप्शन बता रहा है, कैसी कंट्री, डेवलप्ड कंट्री। इसी वजह से डेवलप्ड यहाँ पे एडजेक्टिव है, कोई टेंस नहीं है यहाँ पे, ठीक है। यानी कि पास्ट टेंस नहीं है, ये एक एडजेक्टिव है, वर्ब नहीं है, मतलब एडजेक्टिव है ये। तो अगर यहाँ पे वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हो रही है, और यहाँ पे गॉट फ्रीडम, गॉट यानी कि इमेजिनरी सिचुएशन यूज हो रहा है, तो स्ट्रक्चर तो एकदम ठीक है। लेकिन ये बात हो रही है, कंडीशन जो हमारी वो कब की है, वो हमारी पास्ट की है। तो अगर पास्ट की सिचुएशन है तो इमेजिनरी तो हो नहीं सकती। ऐसा हो सकता है अगर हम एक पॉसिबल सिचुएशन है कि अगर हमें 1947 की जगह 1857 में अगर आज़ादी मिल जाती, तो हम एक डेवलप कंट्री होते आज के टाइम पे। ये प्रेजेंट से रिलेट करके बोल रहे हैं, तो ये इमेजिनरी नहीं हो सकता, ये काम हो सकता है। तो जब भी ऐसा काम हो सकता है, पॉसिबल है, प्रोबेबल है, तो उसको हम परफेक्ट स्टेट में लिखते हैं जब हम पास्ट की कोई बात कर रहे हो। तो गॉट हटाकर हम क्या लिख सकते हैं, इफ़ वी हैड गॉट फ्रीडम इन 1857। तो यहाँ पे हम हैड डाल देंगे। हैड क्या हो जाएगी, हमारी हेल्पिंग वर्ब, और गॉट क्या हो जाएगी, हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। वी हैड गॉट फ्रीडम इन 1857, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं गाइस। अभी समझते हैं, जैसे आपको काफ़ी सारे कंसेप्ट अभी आपके क्लियर हुए होंगे, आप रिलेट भी कर पा रहे होंगे, जो हमने 10th चैप्टर में काफ़ी कुछ पढ़ा, और आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। तो एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूँ, और बार बार मैं फोकस करता हूँ कि आप प्लीज़ इन सब चीज़ों को रटो मत, कि और रूल्स और रेगुलेशन पे इतना फोकस मत करो। चीज़ों की एक्सप्लेनेशन पे प्लीज़ ध्यान दो। तो जो मैं सेंस की बात कर रहा हूँ, जो मैं मीनिंग की नहीं, ज़्यादा सेंस की बात कर रहा हूँ कि सेंटेंस के सेंस बन रहे हैं, उसके बाद आप उसमें उसका स्ट्रक्चर ग्रामेटिकली उसको ठीक करो, ठीक है। तो एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, अगर आप रट रहे हो तो आपको समझ में आ जाएगा। एक सेकेंड, हाँ, इससे समझते हैं। अगर मैं बोल रहा हूँ आपको, ये 4-5 सेंटेंसेस हैं, पाँचों सेंटेंस सबसे पहले बिल्कुल ठीक है, इन पाँचों सेंटेंसेस में कोई गलती नहीं है। लेकिन ये सेंटेंस मैंने क्यों लिखा है कि सेंटेंस सारे एक ही हैं, इनको अलग अलग लिखने का एक स्ट्रक्चर दे दिया है जो कि अलग अलग है, इसमें कंफ्यूज हो सकते हो आप। तो इसीलिए मैंने सेंटेंसेस लिखे हैं। अगर मैं एक सेंटेंस को लिखूँ, इफ़ ही इज़ अ बर्ड ही विल फ्लाई टू अस, इफ़ ही इज़ अ बर्ड ही विल फ्लाई टू अस। सबसे पहले जो सेंटेंस है ये वाला गलत है मेरा। ये गलत क्यों है, इफ़ क्योंकि बर्ड हो नहीं सकता, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इफ़ ही वर अ बर्ड, इफ़ ही वर अ बर्ड ही विल फ्लाई टू अस, ये वाला है हो जाएगा। और इसी सेंटेंस को हम कैसे लिख सकते हैं, एक्चुअल में इसी सेंटेंस के सारे अलग अलग तरीके से हमने लिखा हुआ है। सेकेंड सेंटेंस क्या है, वर ही अ बर्ड ही वुड फ्लाई टू अस, ये पास्ट की सेंटेंस होगी, और ये वुड फ्लाई टू अस, यानी कि फ्यूचर, पास्ट में अगर फ्यूचर की कोई एक्सपेक्टेशन करते हैं तो विल की जगह हम वुड लिख देते हैं। तो मैंने ये क्यों बोला कि वर की जगह कोई सा भी टेंस यूज़ कर सकते हैं, जैसे वर की जगह एक जगह विल यूज़ कर दिया, और वर की जगह एक जगह मैंने वुड यूज़ कर दिया। ये क्यों किया, क्योंकि मुझे जब हम वर यूज़ करते हैं, वर का मतलब होता है पास्ट सब्जेक्टिव मूड, जो कि मैं बार बार बोलते आ रहा हूँ आपको। पास्ट सब्जेक्टिव मूड यानी कि वो एक इमेजिनेशन है, वो एक सचमुच की बात नहीं, इमेजिनेशन है। तो इमेजिनेशन पास्ट की भी हो सकती है, फ्यूचर की भी हो सकती है, प्रेजेंट की भी हो सकती है। तो इस वजह से हमें उसका टेंस नहीं पता चलता है। और जब टेंस पता नहीं चलता है तो हम उसको मेन जो क्लॉज होती है उसमें कोई भी टेंस लिख सकते हैं, जैसे इसमें लिखा मैंने, ठीक है। और फिर अगला एक और देखते हैं, आई विश ही वर अ बर्ड ही वुड फ्लाई टू अस। ये भी देखो सेम सेंस बन रही है, इफ आई विश ही वर अ बर्ड ही वुड फ्लाई टू अस। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वुड दैट ही वर अ बर्ड ही वुड फ्लाई टू अस। ये भी सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, इफ ओनली ही वर अ बर्ड ही वुड फ्लाई टू अस। और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, इफ ओनली ही वर अ बर्ड ही वुड फ्लाई टू अस। तो ये सारे सेंटेंसेस बिल्कुल ठीक है, ये आप चीज़ें समझो, आप बजाय रोट करने के, उनको क्रैम करने की बजाय उनको चीज़ों को समझो, ठीक है।
तो आगे हम बढ़ते हैं और चीज़ों को जो भी मैंने एक्सप्लेनेशन दी आप सब कुछ 10th चैप्टर से रिलेट कर पा रहे होंगे। और अगर आपने 10th चैप्टर नहीं देखा तो प्लीज़ उसको जाकर देखो, मैंने बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे से समझाया आपको, ठीक है। चलो गाइस आगे बढ़ते हैं। आगे एक सेंटेंस मैंने आपको दिया है, इसके 4 ऑप्शन है, वीडियो पॉज करके आप फटाफट देखो इसका कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा। हम आगे बढ़ते हैं। दे वुड हैव फेल्ड डैश योर गाइडेंस। अगर मैं एक सेंटेंस यहाँ पे बोल रहा हूँ तो इसका मतलब समझते हैं कि दे वुड हैव फेल्ड का क्या मतलब है। यहाँ पे मैं क्लोज्ड स्ट्रक्चर यूज़ कर रहा हूँ, क्लोज कंडीशनल सेंटेंस का अगर मैं बोलूँ वुड प्लस है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो अगर मैं क्लोज का स्ट्रक्चर यूज़ कर रहा हूँ तो वुड हैव फेल्ड का क्या मतलब होगा, यानी कोई पास्ट की इमेजिनेशन है। अगर कोई पास्ट की इमेजिनेशन है यानी कि क्या वो फेल हुए होंगे प्रेजेंट में, अगर मैं देखूँ तो क्या वो एक्चुअल में फेल हुए होंगे, नहीं, एक्चुअल में वो पास हुए होंगे। तो इसको मैं कैसे भी लिख सकता हूँ, ऐसे भी लिख सकता हूँ कि दे पास्ट डैश योर गाइडेंस। तो इसको अगर फर्स्ट ऑप्शन से देखें, डिस्पाइट, डिस्पाइट भी एक प्रेपोजिशन होता है। इसको अगर मैं लिखूँ दे पास्ट डिस्पाइट योर गाइडेंस, डिस्पाइट का मतलब होता है इन स्पाइट ऑफ, यानी कि तुम्हारी गाइडेंस देने के बावजूद वो पास हो गए। ये कोई सेंस नहीं बनी, तो ये गलत हो जाएगा। अगर मैं ऑप्शन नंबर सी देखूं तो सी भी कुछ नहीं होगा, सी हमारा कंडीशनल है और कंजक्शन है, कंजक्शन भी यहाँ पे कोई सेंस नहीं बन रही, इफ की भी नहीं कोई बन रही, ना ही यहाँ पे अनलेस की बन रही। क्यों, अनलेस का मतलब होता है इफ नॉट, इफ नॉट कंडीशन को शो करता है और इसकी भी कोई सेंस नहीं बन रही। अगर हम देखें दे वुड हैव फेल्ड डैश योर गाइडेंस, तो इसका सही आंसर तो हो जाएगा बट फॉर। ये क्यों होगा ये समझते हैं। बट फॉर क्या होता है, प्रेपोजिशन होती है हमारी, और प्रेपोजिशन हमारी इसका मतलब क्या होता है, प्रेपोजिशन का मतलब, बट फॉर का मतलब होता है विदाउट। अगर मैं यहाँ पे पास करूँ दे पास्ट विदाउट योर गाइडेंस, तो यहाँ पे बिल्कुल सही मीनिंग, सेंस भी ठीक हो रही है और ग्रामेटिकली ठीक हो रहा है। यहाँ पे ग्रामेटिकली कैसे, ये एक प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद हमेशा उसका ऑब्जेक्ट आता है। प्रेपोजिशन बिना किसी अपने नाउन प्रोनाउन के साथ कभी भी यूज नहीं होता है, प्रेपोजिशन का खुद का हमेशा एक ऑब्जेक्ट होता है। योर गाइडेंस एक ऑब्जेक्ट हो जाएगा प्रेपोजिशन का, तो ये ग्रामेटिकल भी वैसे ठीक हो जाएगा और मीनिंग से भी ठीक हो रहा है, क्योंकि बट फॉर का मतलब क्या होता है, विदाउट। तो यहाँ पे क्या होगा, दे पास्ट विदाउट योर गाइडेंस, या फिर दे वुड हैव फेल्ड विदाउट योर गाइडेंस, ठीक है। अभी बट फॉर का एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ बट फॉर टाइमली ट्रीटमेंट द पेशेंट माइट डाई। बट फॉर का क्या मतलब बताया मैंने, विदाउट, और ये क्या है, प्रेपोजिशन। अगर ये प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन का एक खुद का ऑब्जेक्ट होता है, तो इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, इसका ऑब्जेक्ट है ये टाइमली ट्रीटमेंट, टाइमली ट्रीटमेंट, ठीक है। टाइमली क्या है, एक एडवर्ब है, ट्रीटमेंट को रेफर कर रहा है, और ऑब्जेक्ट क्या है मेरा, पूरा टाइमली ट्रीटमेंट बट फॉर का ऑब्जेक्ट है। तो अगर ये यहाँ पे तो टेंस का हमें पता नहीं चला, द पेशेंट माइट डाई। अब यहाँ पे हमारी करेक्शन करनी है, यहाँ पे कोई भी टेंस आ सकता है, तो पता कैसे चले कि यहाँ पे टेंस कौन सा आएगा, क्योंकि यहाँ पे तो कोई टेंस का रेफरेंस नहीं है, ये प्रेपोजिशन है और टाइमली ट्रीटमेंट इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो पता कैसे चले, तो एक चीज़ समझो कि बट फॉर तब जब भी यूज़ होता है हमेशा क्लोज सेंटेंसेज में यूज़ होता है। क्लोज सेंटेंसेज यानी कि कभी भी बट फॉर अगर हम यूज़ करते हैं तो उन्हीं टेंसेस के साथ यूज़ कर किया जाता है और कर सकते हैं जिनका रिजल्ट ऑलरेडी आ चुका होता है, तभी हम बट फॉर का यूज़ कर सकते हैं, उनके अलावा नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे कौन सा टेंस यूज़ किया हुआ है, द पेशेंट माइट डाई, यानी कि माइट वुड, अगर मैं उसको लिखूँ तो ये सेमी क्लोज का स्ट्रक्चर है, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। वैसे ही माइट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे मेरा क्लोज का स्ट्रक्चर वाला है जो जो कंप्लीशन जो करता है। तो यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए, द बट फॉर टाइमली ट्रीटमेंट द पेशेंट माइट माइट हैव डाइड, ये मेरा आंसर हो जाएगा यहाँ पे। बट फॉर का भी क्या मतलब होता है, विदाउट, यानी कि विदाउट टाइमली ट्रीटमेंट द पेशेंट माइट हैव डाइड, बिना किसी ट्रीटमेंट के द पेशेंट मर सकता था लेकिन मरा नहीं, ठीक है। ये इसकी सेंस होगी। इसीलिए हम इनको बट फॉर को किस लिए यूज़ करते हैं, जो भी जिन सेंटेंसेस का रिजल्ट आ चुका सकता है, रिजल्ट आ चुका होता है, जिन कंडीशंस का रिजल्ट गिवन होता है, उन्हीं के साथ हम बट फॉर को यूज़ करते हैं। ये चीज़ आप लिख भी सकते हो कि हमेशा बट फॉर क्लोज्ड कंडीशनल्स के साथ यूज़ होता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि वी कैन नॉट डिटरमाइन द टेंस विद बट फॉर, सो वी यूज बट फॉर इन क्लोज्ड कंडीशनल ओनली वेयर वी नो द रिजल्ट, जहाँ पे हमें रिजल्ट पता हो, गिवन हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं अनलेस और अनटिल का, एक बार देख लेते हैं, इसके बारे में देखते हैं अनलेस और अनटिल का क्या डिफरेंस होता है, जो मैंने बताया था डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं ये दोनों कंजक्शंस होते हैं, और अनलेस का जो मतलब होता है वो होता है इफ नॉट, अनटिल का होता है टिल नॉट। इफ नॉट किसको
डिफाइन करता है, कंडीशन को डिफाइन करता है, और टिल नॉट एक टाइम को रेफर करता है। अनटिल किसके लिए यूज होता है? टाइम के रेफरेंस के साथ। और दोनों ही नेगेटिव कंजक्शन है, नेगेटिव यानी कि एक नेगेटिव सेंस देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अनलेस यू आर 18 यू कांट वोट, यानी कि यहाँ पे अगर अनलेस है, यहाँ पे 18 की बात हो रही है, टाइम फ्रेम की बात हो रही है, तो टाइम फ्रेम की बात हो रही है तो यहाँ क्या आना चाहिए? अनटिल। ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा? अनटिल यू आर 18 यू कांट वोट। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, दे वोंट गेट वेल अनटिल दे क्विट स्मोकिंग। अब ये टाइम का कोई रेफरेंस है, कंडीशन है कि जब तक स्मोकिंग क्विट नहीं करेंगे तब तक वो ठीक नहीं होंगे, वेल नहीं होंगे। तो यहाँ पे टाइम टाइम के कंजक्शन नहीं, हम करेंगे कंडीशन का, अनलेस। दे वोंट गेट वेल अनलेस दे क्विट स्मोकिंग। ठीक है, ये आपको इसका एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा कहाँ पे दोनों यूज़ करते हैं। ठीक है, हाँ तो अगला एग्जाम्पल देखते हैं guys। अगर ऐसे मैं बोल रहा हूँ अनटिल इट रेन्स द मैच वॉन्ट बी रिज्यूम, तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे अनटिल आएगा या अनलेस आएगा? तो हम ये समझते हैं यहाँ पे ना तो अनटिल आएगा ना अनलेस आएगा। क्यों? क्योंकि ये एक सिचुएशन है। यहाँ पे क्या आना चाहिए? करेक्ट आंसर इसका होगा एक नया कंजक्शन, एज लॉन्ग एज इट रेन्स द मैच वॉन्ट बी रिज्यूम्ड। क्यों एज लॉन्ग एज आया? क्योंकि सेंस ना तो अनटिल की बनेगी ना अनलेस की बनेगी। अनटिल की क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि एक टाइम फ्रेम में। अनलेस की अगर अनलेस हम यहाँ पे लिखते हैं तो अनलेस कंडीशन की सेंस नहीं बनेगी। अगर हम इसको लगा के देखें, इफ़ नॉट इट रेन्स द मैच वॉन्ट बी स्टार्ट, यानी कि जब तक रेन नहीं होती तब तक मैच स्टार्ट नहीं होगा। तो इसकी कोई सेंस नहीं बनी कि जब रेन स्टार्ट होगी तभी मैच स्टार्ट होगा। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे कोई नया कंजक्शन हम लिखेंगे वो होगा एज लॉन्ग एज, यानी कि जब तक बारिश हो रही है द मैच, एज लॉन्ग एज लॉन्ग एज इट रेन्स, जब तक बारिश हो रही है मैच को रिज्यूम नहीं किया जा सकता। ठीक है, अगले बढ़ते हैं। दे विल नॉट फॉरगिव यू अनलेस यू डोंट अपोलोजाइज। अब जब तक तुम माफ़ी नहीं मांगोगे, जब तक तुम्हें माफ़ी नहीं मिलेगी तब तक माफ़ी नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे क्या समझते हैं एक चीज़ को, जैसे मैंने अनलेस का यूज़ किया है, अनलेस यूज़ होता है अनटिल के कंडीशंस के लिए, और यहाँ पे कंडीशन ही की मैंने। लेकिन दे विल नॉट फॉरगिव यू, मैंने क्या बताया? अनलेस और अनटिल दोनों नेगेटिव कंजक्शंस है, और नेगेटिव के साथ दूसरा नेगेटिव वर्ड नॉट। नॉट भी मेरा एक नेगेटिव वर्ड है। दो नेगेटिव वर्ड्स मैं एक ही क्लॉज में कभी नहीं लिख सकता, क्योंकि डबल नेगेटिव फ्रेज आ जाएगा। डबल नेगेटिव एक गलत इंप्रेशन शो करता है और गलत ग्रामेटिकल एरर होती है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा मेरा? या तो मैं दे विल फॉरगिव यू, या नॉट को काट देता हूँ, ऐसा हो जाएगा दे विल फॉरगिव यू अनलेस यू डोंट अपोलोजाइज। या फिर मैं ऐसे पूछता हूँ दे विल नॉट फॉरगिव यू इफ़ यू डोंट अपोलोजाइज, ऐसे भी लिख सकता हूँ इसको। और या फिर इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ दे विल फॉरगिव यू अनलेस यू डोंट अपोलोजाइज। ठीक है, ये दोनों सही हो जाएंगे आपसे अगर मैं इसको लिखूँ। यहाँ पे मैंने लिखा भी है डोंट यूज़ टू नेगेटिव वर्ड्स इन द सेम क्लॉज। जैसे दो क्लॉज हमने पढ़ी थी, सबऑर्डिनेट क्लॉज और एक मेन क्लॉज, या कोऑर्डिनेट क्लॉज और मेन क्लॉज, वैसे एक क्लॉज के अंदर दो नेगेटिव वर्ड्स कभी नहीं आ सकते हैं। अलग अलग डिफरेंट क्लॉजेज हैं, उन दोनों में नेगेटिव वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। अगर एक सबऑर्डिनेट क्लॉज में नेगेटिव है वहाँ भी यूज़ हो सकता है, मेन क्लॉज में नेगेटिव है वहाँ भी यूज़ हो सकता है, लेकिन एक क्लॉज के अंदर दो नेगेटिव वर्ड्स यूज़ नहीं किए जा सकते। आगे बढ़ते हैं। दे डोंट सेल्डम कम लेट। दे डोंट सेल्डम कम लेट का मतलब है, यहाँ पे भी डोंट मेरा क्या है? नेगेटिव वर्ड है, मुझे पता चल रहा है। और सेल्डम का भी मैंने फर्स्ट क्लास में आई गेस आपको बताया था कि सेल्डम का मतलब ही रेयरली होता है, यानी कि कभी कभी, और ये भी एक नेगेटिव वर्ड है। तो या तो इसको मैं ये हटा दूँ, दे सेल्डम कम लेट, या फिर इसको दे डोंट कम लेट ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने इसको डोंट हटा दिया और यहाँ पे ऐसा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दे सेल्डम कंप्लीट। ठीक है, अगर इसको पॉजिटिव वे में लिखना हो, जैसे नेगेटिव वर्ड डोंट भी है और सेल्डम भी है, तो सेंटेंस क्या दे रहा है? एक नेगेटिव सेंस दे रहा है। अगर इसी सेंटेंस को मुझे पॉजिटिव सेंस देनी हो तो मैं कैसे लिख सकता हूँ? इसको मैं पॉजिटिव सेंस के साथ ऐसे भी लिख सकता हूँ, दे ऑफ्टन कम लेट। ये पॉजिटिव सेंस क्या होगा? ऑफ्टन एक पॉजिटिव वर्ड है। ठीक है, तो कोई सा भी हो सकता है, या तो ऑफ्टन ये सेल्डम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक लास्ट एग्जांपल देखते हैं आज की क्लास का। दे हैड हार्डली नो मनी। ये आप पॉज करके फटाफट बताओ कि ये क्या आना चाहिए। ठीक है, अभी हम इसका आंसर डिस्कस करते हैं। हार्डली भी नेगेटिव वर्ड है और नो भी नेगेटिव वर्ड है, तो यहाँ पर भी या तो मैं नो को हटा दूँ, दे हैड हार्डली, अगर हार्डली लिख रहा हूँ तो यहाँ पे क्या आएगा? एनी मनी। दे हैड हार्डली एनी मनी, या तो मैं ये लिख सकता हूँ, या फिर मैं इसको पूरे को हटाकर ऐसे भी लिख सकता हूँ, दे हैड नो मनी। ये भी मेरा ठीक हो जाएगा।
तो इन दोनों में से कोई सा भी लिख सकता हूँ, दोनों में से कोई सा ठीक हो जाएगा। लेकिन ये वाला हम दो एक क्लॉज के अंदर एक सेंटेंस या सिंगल क्लॉज का है तो उसके अंदर दो नेगेटिव वर्ड्स यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो गैस आज के लिए इतना ही। अभी हम आज के वोकैब पढ़ेंगे क्लास ओवर करने से पहले। और आई होप आपको ये कंडीशनल वाला पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। कंडीशनल का छोटा सा ये चैप्टर था और ये आज ही मैंने कंप्लीट करा दिया। अगला जो हम चैप्टर पढ़ेंगे वो मूड होगा। मूड के बारे में पढ़ेंगे, जो हमने पास सब्जेक्ट है मूड हम कब से पढ़ते आ रहे हैं टेंस में, आज भी हमने उसका थोड़ा पार्ट पढ़ा। अब मूड हम प्रॉपर अगला एक पूरा चैप्टर है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी आज के वो कैप पे आ जाते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा आज का वर्ड है वो है एमेरिटस। एमेरिटस एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है रिटायर्ड बट रिटेन्ड इन ऑनररी कैपेसिटी। यानी एक आदमी रिटायर हो चुका है और उसको वैसे ऑनरी पोजीशन पे लिखा, ऑनर करने के लिए एक पोजीशन पे वैसे कैपेसिटी पे रखा हुआ है, उसको बोलता है एमेरिटस। फिर एनजॉइन। एनजॉइन हमारा नेक्स्ट वर्ड है जो कि होता है वर्ब, जिसका मतलब होता है कमांड और ऑर्डर करना, किसी को कमांड करना या किसी को ऑर्डर देना, उसको बोलते हैं एनजॉइन। आई एनजॉइन यू टू गो टू दैट स्कूल, सीधा कमांड होगा, वर्ब की तरह यूज़ किया मैंने यहाँ पे। एविंस। एविंस अगला हमारा वर्ड है। एविंस हमारा वर्ब होता है जिसका मतलब होता है शो या फिर एग्जिबिट, या साफ तरीके साफ तौर पे दिखाना, क्लियरली एक चीज़ को दिखाना, शो करना, उसको बोलते हैं एविंस, ठीक है। अगला वर्ड है एक्सूबरेंट। एक्सूबरेंट हमारा एडजेक्टिव होता है, यानी कि लग्जूरियंट, लग्जूरियंट, ओवरफ्लोइंग या स्पिरिटेड, ठीक है। अगला वर्ड हमें एफिट। एफिट एफिट एक वर्ड होता है जिसका मतलब सबसे पहले होता है ये एडजेक्टिव, जिसका मतलब होता है टायर्ड, थका हुआ, एकदम थक जाना, या वर्न आउट, एकदम से किसी को थकान हो रही है, कोई थक जाता है, उसको बोलता है टायर्ड पर्सन, बोल सकते हैं एफिट पर्सन, उसको बोलते हैं टायर्ड पर्सन, ठीक है। तो आज की हमारी वोकैब हो गई है। आज मैंने चैप्टर एक नया कंप्लीट भी करा दिया आपको। फटाफट मैं एक नई वीडियो के साथ, नए चैप्टर के साथ अगली वीडियो में आपके साथ फिर से आपको अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ एक लेके आऊँगा चैप्टर। और आई होप ये वाला चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आएगा। प्लीज़ इसके नोट्स बनाना, इसको रिवाइज़ करना, कोई भी अगर डाउट है तो प्लीज़ लेट मी नो, मेरे को कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। सो थैंक यू एवरीबॉडी एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।